So, good afternoon to everyone. Good afternoon, sir. Welcome to our classes, PhD course for classes. Today is our lecture number 5, where we are dealing with the essentials and energy movement. जहाँ पिछली लास्ट से पहले वाली क्लास में हमारा ये लेक्चर थोड़ा सा छूट गया था, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्ट, यानी कि जो प्रीडोमिनेंट सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो बेसिकली दे आर थ्री। वन इज इमीडिएट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। यानी कि ना कि कुछ सिस्टम्स हैं जो एनर्जी को थोड़ी देर के लिए देते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो वो जो शॉर्ट टर्म है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म है, वो टाइम चलता है उनका 5 to 10 सेकेंड का, ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म है, यदि इमीडिएट के पास शॉर्ट टर्म आता है, वो 1 मिनट से लेके 1.5 मिनट के बीच में ये हमारा प्रोसेस, मतलब एनर्जी को प्रोड्यूस करने के ये पाथवेज है। दे आर द 3 पाथवेज ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी, ठीक है। देन लॉन्ग टर्म एरोबिक, यानी कि जो भी हमारे बेसिकली 2 पाथवेज तो 2 ही हैं, वन इज एरोबिक एंड एनारोबिक। उन दोनों में मिलाकर हमारे पास ये ऑल 3 सिस्टम्स आर डोमिनेंट, ठीक है। तो एनारोबिक लाइक एटीपी एंड पीसीआर, ग्लाइकोलाइसिस, एंड एरोबिक में क्रेब्स साइकिल, ईटीएस एंड बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। दीज आर द बेसिकली पाथवेज वेयर एनर्जी इज मेटाबोलाइज्ड, यानी कि एक प्रोडक्शन ऑफ एटीपी हो रहा है, यानी कि एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। पीसीआर क्या है? पीसीआर इज अ फॉस्फोक्रिएटिन रिएक्शन, ठीक है। सो दीज आर, ये आपने सभी लोगों ने ग्राफ देखा होगा बहुत अच्छी तरीके से कि यहाँ पर एक्चुअली में क्या है कि नंबर ऑफ सेकेंड्स, कि मिनट में कितने देर तक एनर्जी को आप सस्टेन कर पा रहे हैं, यानी किसी वर्कलोड को कितनी देर, और क्या है कैपेसिटी, सिस्टम की कैपेसिटी, एटीपी, पीसीआर, एरोबिक एंड ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। सो सेम थिंग है यहाँ पर हमारे पास। इस पे आगे जाते हैं हम, रुकिए, ठीक है। लैक्टिक एसिड, जो बेसिक क्या है कि तीनों सिस्टम के बाद हमारे पास क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो उस लैक्टिक एसिड को कैसे हमें सस्टेन करना है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। तो लॉन्गर ड्यूरेशन को सस्टेन करने के लिए हमारे पास आता है एरोबिक एंड एनारोबिक थ्रेशोल्ड्स, ठीक है। यानी कि हम कब थकान की अवस्था में पहुंचने वाले हैं, तो उस थकान की अवस्था को हमें थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। डिले करने के लिए हम कुछ बेसिक डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम को यूज करते हैं, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे हम अभी, ठीक है। तो पायरुवेट में जो लैक्टेट है वो रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये 2 रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। जहां पर हमारे लेवल ऑफ, यानी एक्सरसाइज जो लाइट टू वेरी स्ट्रेनियस होती है, और रिकवरी टाइम, जो रिकवरी का टाइम है, वो डिपेंड करता है हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर, ठीक है। देन अगर हम बात करें कि एक्सरसाइज इंटेंसिटी डोमेन की, तो मॉडरेट एक्सरसाइज पर ऑल वर्क रेट जो होते हैं वो सारे लैक्टेट थ्रेशोल्ड से नीचे किए जाते हैं, ठीक है। तो हैवी एक्सरसाइजेस के लिए हमें कहा है कि हमें हैवी एक्सरसाइजेस के लिए जो लैक्टेट थ्रेशोल्ड है हमारा मिनिमम फैटीग पॉइंट है, लैक्टेट थ्रेशोल्ड इज द बेसिक फैटीग पॉइंट है, जहां पर हमें थकान का होना अनुभव दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो उस बाउंड्री पर हम खड़े होते हैं, दहलीज पे खड़े होते हैं कि अब गिरे या कब गिरे, है ना। आप लोगों ने जब ट्रेनिंग करी होगी अपने डेज में, ठीक है, तो आप लोग ने भी ये सारी अवस्थाओं को देखा होगा, खुद महसूस किया होगा, ठीक है। पर अपर बाउंड्री क्या है? अपर बाउंड्री हाईएस्ट वर्क रेट एट विच ब्लड लैक्टेट कैन बी स्टेबलाइज्ड। पर अब इसी ट्रेनिंग के साथ साथ हम क्या करते हैं, अपनी बाउंड्री को का जो दायरा है उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है, कि हमें परफॉर्मेंस को बढ़ाना है और एनर्जी कंजप्शन को इंक्रीज करना है, ठीक है। और सीवियर एक्सरसाइज में नीदर O2 और लैक्टेट कैन बी स्टेबलाइज, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर तगड़ी है तो उसमें ना ही O2 और ना ही लैक्टेट स्टेबलाइज हो सकते हैं। वहाँ पर बस ये है कि आपकी ट्रेनिंग और एडाप्टेशन जो है वही स्टेबलाइज हो सकती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अपटेक जो एक्सरसाइज डोमेन है हमारे पास, वो वन इज इंक्रीमेंटल एंड अदर आर कांस्टेंट लोड, यानी कि आप जब भी लोड दें, यानी ट्रेनिंग करें या करवाएं, तो आपको 2 तरीके के लोड दे सकते हैं आप। वन इज इंक्रीमेंटल लोड एंड अदर इज कांस्टेंट लोड। तो ये 2 टाइप हैं लैक्टेट थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करने के, ठीक है।
तो जैसे कि अगर आप पैरामीटर्स की बात करें कि हमने जैसे कि रिसर्च की भाषा में बात करें तो आपको, अगर आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं तो आपने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का तरीका आपने लिया इंक्रीमेंटल बेस। हम उस ट्रेनिंग को किसी भी सब्जेक्ट को देंगे, जैसे कि आपने ग्रुपिंग करी, दे आर द नंबर 3 नंबर ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 को इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज, ग्रुप 3 को कांस्टेंट एक्सरसाइज और ग्रुप 2 को कांस्टेंट और ग्रुप 3 को कुछ नहीं। ठीक है, तो इन तीनों के बीच का डिफरेंशिएशन हम वायर स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इंक्रीमेंटल वाली अच्छी जाएगी या कांस्टेंट लोड की अच्छी जाएगी, अब यही हमारा स्टडी का बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा कि कौन सी ये ट्रेनिंग जो है, जो आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया वो इंक्रीमेंटल में अच्छी है या कांस्टेंट लोड पे अच्छी है। समझ गया बात को? ठीक है, तो अब उसी में कैसे, अब इसको डिटरमाइन करने के लिए तरीके क्या हैं? तो एक पैरामीटर लोगे फिजियोलॉजिकल में कि भैया कि लैक्टेट जो, अगर जिसको जल्दी थकान आ गई तो यानी कि वो ट्रेनिंग सही नहीं है, तो लैक्टेट को हमें मेजर करना होगा, ब्लड लैक्टेट को। ब्लड लैक्टेट क्या है कि इट इज इन पॉइंट वेयर द फटीग स्टेट बिकम, ठीक है, मतलब जहां पर वो जगह है जहां पर फटीग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो फटीग अगर डिले कर रहे हो, फटीग रेट को डिले कर रहे हो तो यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका सही चल रहा है। अगर फटीग डिले नहीं हो रही है तो यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका, जो भी 2 मेथड आपने लिए थे इंक्रीमेंटल या कांस्टेंट लोड के, वो उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो ये भी हो सकता है चांसेस। ठीक है, सो जो फैक्टर है हमारे पास, यानी कि जैसे कि हमने 2 पैरामीटर लिए थे, 3 ग्रुप लिए थे, यहाँ पर 2 पैरामीटर दिए हुए, 1 इज फॉर ट्रेन्ड वन, दैट इज रेड वन, एंड दिस इज फॉर अनट्रेन्ड वन। तो दोनों जैसे इंक्रीमेंटल को ट्रेनिंग कराएगी तो अनट्रेन्ड का जो लैक्टेट आया है वो इट इज समथिंग ऑफ 50 ब्लड लैक्टेट थ्रेशोल्ड, उसको अगर चेक किया गया, ठीक है, और ट्रेनिंग जिसको दी गई उन्होंने अपने लैक्टेट थ्रेशोल्ड को यानी लैक्टेट इंटेंसिटी को इंक्रीज कर लिया, यानी कि उनकी थकावट 2 मिनट में हो रही थी तो अब वो 5 मिनट स्टे कर रहे हैं, है ना। जैसे कि अगर हम कहें कि आपको प्लैंक लगा रहे हैं, प्लैंक जैसे बेसिक प्लैंक की कुछ पोजीशन अभी लगाते हैं, यानी कि अगर हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया और कहा गया कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से द टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्लैंक पीरियड विल बी इंक्रीज्ड, तो पहले प्री टेस्ट ले लेंगे, फिर जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करा लेंगे उसके बाद पोस्ट टेस्ट ले लेंगे, तो देख लेंगे कि पहले बार में कितना टाइम लिया था उसने और सेकेंड टाइम में कितना टाइम लिया। ठीक है, तो ये सारे रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, हमें इस तरह से रिसर्च चलती है। ठीक है, तो लैक्टेट थ्रेशोल्ड एज इन परसेंट ऑफ VO2 मैक्स और वर्कलोड, यानी कि वर्कलोड जो है, यानी कि लैक्टेट थ्रेशोल्ड VO2 मैक्स के ऊपर और वर्कलोड के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि सेडेंटरी इंडिविजुअल, ये एक दोनों जो वैल्यूज दिखी हुई हैं ये प्रिडिक्टेड पहले से ही हैं, तो यानी सेडेंटरी इंडिविजुअल का यानी कि 40 to 60% ऑफ VO2 मैक्स जो होगा वो लैक्टेट, यानी कि अगर उन्होंने 40 to 60% ऑफ VO2 मैक्स अचीव कर लिया यानी कि दैट इज द पॉइंट ऑफ लैक्टेट थ्रेशोल्ड। ठीक है, एंड्योरेंस ट्रेंड एथलीट ने अगर ग्रेटर देन 70% यानी 70% से ऊपर गया, वो VO2 मैक्स को अचीव कर गया वो, तो तब उसका लैक्टेट यानी कि वो पॉइंट आएगा लैक्टेट थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो लैक्टेट थ्रेशोल्ड मैक्सिमम लैक्टेट एट स्टेडी स्टेट एक्सरसाइज शुड बी, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और SS इज स्टेडी स्टेट, यानी कि उस मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ वो एवरेज वाली स्टेट पर कब पहुंच पाएगा। यानी कि हमने जब जैसे कि एक पेस मेंटेन करते हैं ना, एवरेज पेस मेंटेन, यानी कि अगर हमने गाड़ी स्टार्ट करी है 10 से स्टार्ट करी, एक्सीलेटर मैंने किया और 40 के एवरेज पे हमें जाना है ना, 40 के एवरेज पे अगर हमें जाना है तो 10 से लेके 40 तक का जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड आवर मैक्सिमम इंटेंसिटी पीरियड, और उसके बाद स्टेडी स्टेट यानी कि 40 इज आवर एवरेज स्पीड, यानी कि 40 की स्पीड को हमें मेंटेन करके चलना है। ठीक है, सो प्रिस्क्राइब इंटेंसिटी इज अ परसेंटेज ऑफ लैक्टेट थ्रेशोल्ड। तो अदर लैक्टेट टर्मिनोलॉजी इन पे हम नहीं जाएंगे, ये लोग उन्होंने हिस्ट्री में पढ़ ली थी जब फर्स्ट लेक्चर था कि इसे क्या क्या कहा गया है। ठीक है, और इसके कौन से डिफरेंट नेम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड ओब्ला, है ना, एंड इट इज, ये याद रखिए आप बस कि कैन वेरी बिटवीन 3 to 7 मिलीमोल। ठीक है, लैक्टेट थ्रेशोल्ड का एक वैल्यू है यानी कि 3 to 7 मिलीमोल,
पर लीटर। अगर इतना पॉइंट अगर ब्लड में है तो यानी कि लैक्टिक एसिड इज प्रोडक्शन, ठीक है। और यूजुअली अराउंड यानी कि नॉर्मल लैक्टेट क्या होना चाहिए बॉडी ब्लड में आपके, इट शुड बी 4 मिलीमोल, 4 मिलीमोल, ठीक है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, हाँ मिल जाएगी आपको, और ज्ञान संचय पोर्टल पे हमारी अवेलेबल मिलेगी आपको, ठीक है, ठीक है। जहाँ पर ये लेक्चर के साथ साथ ये पीडीएफ भी अवेलेबल मिलेगी इसके, ठीक है। सो व्हाट इज, इस पे नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, ये जो मेन चीज है हमारे पास, तो कौन कौन से मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन लैक्टेट थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो लैक्टेट थ्रेशोल्ड के लिए हमारे पास यानी कि जैसे कि बहुत सारे पॉइंट हैं, यानी कि ब्लड कैटेकॉल्स, ठीक है, यानी कि ब्लड कैटेकॉल एंड कैटाकोलामाइंस, कैटाकोलामाइंस आर कॉल्ड द हार्मोनल प्रोडक्शंस, ठीक है। हार्मोनल प्रोडक्शन में जैसे कि डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो रिलीज हो रहे हैं हमारे ब्रेन से, ठीक है। तो ब्लड कैटेकॉल्स यानी कि ब्लड के अंदर हार्मोनल सैचुरेशंस, ठीक है। लो मसल O2, ठीक है। अगर लो मसल O2 है यानी कि अगर जो वर्किंग मसल है उसमें ऑक्सीजन की सैचुरेशन पॉइंट या ऑक्सीजन का कंजप्शन या ऑक्सीजन का रीच होना वहां पर स्लो है, तो क्या होगा, एटीपी प्रोडक्शन इज लेस। व्हेन एटीपी प्रोडक्शन इज लेस देन द एनर्जी विल बी नॉट रिलीज्ड, और जब एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो वर्क शुड नॉट बी डन, ठीक है। रिडॉक्स पोटेंशियल्स, एक्सेलरेटेड ग्लाइकोलिसिस, रिक्रूटमेंट ऑफ टाइप 2 फाइबर्स, माइटोकॉन्ड्रिया कैपेसिटी, ठीक है, और पायरुवेट एक्सीडेट, रिड्यूस ऑफ रिमूवल ऑफ लैक्टेट एंड एलए प्रोडक्शन। तो ये दीज आर द मैकेनिज्म, यानी कि ये दीज आर द एरियाज ऑफ रिसर्चेस। ये रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है? रिडॉक्स का मतलब है कि आपके अंदर ऑक्सीडेशन कैपेसिटी होती है दोनों तरफ, जैसे कि O2 एंड CO2, ठीक है, तो उसको कितनी जल्दी हम रिडॉक्स कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये दीज आर द, मतलब ये ऐसे नॉर्मली हम अचीव नहीं कर सकते हैं, पर इनके लिए एक डिफरेंशिएशन लैब टेस्ट हैं, तब हम जाके इनको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट इज क्रिटिकल सेलुलर, पे नहीं जाएंगे, ठीक है, तो छोड़ो। हाँ, अदर इज अ वेंटिलेटरी शिफ्ट आफ्टर लैक्टेट थ्रेशोल्ड, देयर इज अ वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड, ठीक है, जहां पर हम चोक होने लगते हैं, ठीक है। यानी कि देयर आर द 3 मेथड टू यूज इन रिसर्च। वन इज अ मिनट वेंटिलेशन एज VO2, यहाँ पर वर्क और HR यानी कि वर्क और हार्ट रेट, ठीक, जो वर्क रेट है वो आपके हार्ट रेट के मुताबिक होगा, ठीक है। V स्लोप, VO2 एंड VCO2 यानी कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर डिपेंड करेगा। वेंटिलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, VE अपॉन VO2 एंड VE VCO2 यानी कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन एंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। फिर रिलेशन ऑफ VE यानी VT, वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड एंड लैक्टेट थ्रेशोल्ड इज हाईली रिलेटेड टू, एंड ये कोरिलेशन निकाला गया है, देयर इज अ 0.93 का कोरिलेशन है, दैट इज हाईली कोरिलेटेड, यानी कि 30 सेकंड डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड। तो इन दोनों के बीच में वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड एंड लैक्टेट थ्रेशोल्ड के बीच में कितना ड्यूरेशन है, 30 सेकंड। यानी कि जैसे कि मानिए सबसे पहले क्या होगा, लैक्टेट थ्रेशोल्ड आप पहुंचेंगे, तो अब आप लैक्टेट थ्रेशोल्ड जैसे आपने रीच कर लिया मैक्सिमम लिमिट, उसके बाद क्या है, वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड आएगा। तो इसके बीच में यानी लैक्टेट थ्रेशोल्ड से वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड के बीच में 30 सेकंड का ड्यूरेशन, यानी कि 30 सेकंड मोर आप वर्क कर सकते हो। अगर पहले गिर गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन 30 सेकंड आप अपना जज्बा दिखाकर 30 सेकंड तक आप अपनी एक्सरसाइज या उस ड्यूरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो, जहां पर आप चोक हो जाओगे टोटली, दैट इज कॉल्ड वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड। यानी कि अब ऑक्सीजन यानी कि आप ले ही नहीं पा रहे हो, यानी कि वो आप बॉडी तो रिक्वायर्ड है पर आप जा नहीं रही है, इट इज कॉल्ड चोकिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ठीक है, व्हाट इज, अब देखो वेंटिलेशन का ड्यूरिंग इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज इंक्रीज ऑफ एसिडोसिस, ब्लड एसिडोसिस, ठीक है, एंड यानी कि H+ कंसंट्रेशन, यानी कि ब्लड के अंदर इतने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस बन जाते हैं कि जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल नहीं हो पाता। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल नहीं होगा तो ब्लड
ब्लड में लैक्टेट एसिड ज़्यादा होगा और O2 रीच नहीं पाएगी, इसलिए चोकिंग होता है। ठीक है, बफर्ड ऑफ बाइकार्बोनेट HCO3। ठीक है, तो H जब H कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि हाइड्रोजन आयन प्लस HCO3 यानी बाइकार्बोनेट, इट गिव्स H2CO2 प्लस H2O एंड CO2, मोर CO2, जो आपको वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड तक ले जाएगी, यानी कि मोर CO2 आपके लंग्स को चोक करेगी। ठीक है, इट इज मार्क्ड बाय द इंक्रीज वेंटिलेशन, यानी कि हाइपर वेंटिलेट, दैट द सिचुएशन इज आल्सो कॉल्ड हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा V स्लोप ऑफ वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड है, जहां पर VO2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रही है, तो दैट इज द 3000 का समथिंग एक नॉर्मल V स्लोप है। ठीक है, VE वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड बाय मिनट वेंटिलेटरी मेथड, हार्ट रेट, उसी समय हार्ट रेट को हम देखेंगे कि हमारा हार्ट रेट कहाँ पर अचीव हो रहा है उस टाइम पर। ठीक है, तो अब जो बेसिक चीजें हैं वो क्या है इन दो में, कि ऑक्सीजन डेफिशिएट एंड ऑक्सीजन डेप्थ। तो अब जब ये सारी चीजें होने लगी तो हमें कहाँ से अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यूस करना है, उस ट्रेनिंग को हमें कौन से और बेसिक ट्रेनिंग मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसमें दो पैरामीटर जुड़ जाते हैं, वन इज ऑक्सीजन डेफिशिएट एंड ऑक्सीजन डेप्थ। ठीक है, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट क्या है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑक्सीजन यूज्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, टोटल ऑक्सीजन यूज्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, एंड द टोटल दैट वुड हैव बीन यूज्ड इफ यूज हैड अचीव्ड स्टेडी स्टेट इमीडिएटली, यानी कि शुरू से लेके आखिर तक कितनी आपने ऑक्सीजन ली और कितना आपको एवरेज टाइम तक पहुंचने में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेफिशिएट। ठीक है, डेप्थ क्या है, इट इज टोटल ऑक्सीजन यूज ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड, ओनली एंड ओनली रिकवरी पीरियड, यानी कि लैक्टेट थ्रेशोल्ड के बाद आपने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, तो जैसे ही छोड़ा तो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन डेप्थ, और प्रायर टू दैट इट इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेफिशिएट, यानी कि उस स्टेडी स्टेट को रीच करने के लिए हमें और कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ग्राफ के थ्रू इसमें दो कंपोनेंट है हमारे पास, यानी कि फास्ट कंपोनेंट यानी कि इसे कहते हैं ए लैक्टिक एसिड डेप्थ एंड स्लो कंपोनेंट लैक्टिक एसिड डेप्थ। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का काम बहुत ज़्यादा आता है, यानी कि जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम बनेंगे वो यहीं पे बनेंगे, रिकवरी एंड अडेप्टेशन यहीं से होंगे। ठीक है, हम रिकवरी और अडेप्टेशन को अपने इंक्रीज करेंगे तो हमारी स्टेडी स्टेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट, यानी कि हमने स्टार्ट की एक्सरसाइज और नॉर्मल वैल्यू तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगा। ठीक है, तो दैट इज दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट O2 कंजप्शन एंड दिस इज O2 रिक्वायरमेंट, यानी कि यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको O2 रिक्वायरमेंट थी, और जो यहाँ पर ये पार्ट था आपका दैट इज कॉल्ड O2 डेफिशिएट एंड दिस आफ्टर सीजिंग, यानी कि दिस इज द पॉइंट ऑफ ब्लड लैक्टेट, यानी कि लैक्टिक थ्रेशोल्ड, जहाँ पर आपने एक्सरसाइज को करना बंद कर दिया। तो जैसे ही बंद करोगे तो देयर आर द टू, है ना, ऑक्सीजन डेप्थ, यानी कि उस ऑक्सीजन को रिकवरी चाहिए, यानी कि एक्सरसाइज के लिए, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड EPOC, एक्सेस पोस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन। ठीक है, तो इसी में दो फैक्टर और आते हैं साथ में मिलते हैं कि वन इज अ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो एंड रेस्पिरेटरी कोशेंट। ठीक है, तो व्हाट इज रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, इसका शॉर्ट फॉर्म कहते हैं RER, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर्ड, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर छोड़ रहे हैं और कितनी O2 कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेथड जो है RER वगैरह ये सारी चीजें हैं वो हम मेजर करते हैं गैस एनालिसिस सिस्टम से, गैस एनालाइजर होता है, गैस एनालाइजर, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट एनालाइजर्स। ठीक है, एंड व्हाट इज रेस्पिरेटरी कोशेंट, इट इज CO2 प्रोड्यूस्ड एंड O2 कंज्यूम्ड, यानी कि ये कहाँ पर हो रहा है, ये ब्लड के यानी कि टिश्यू लेवल पे हो रहा है, यानी कि CO2 प्रोड्यूस कहाँ हो रही है, जब हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन हो रहा है, यानी कि लंग्स के, यानी कि जब टिश्यू लेवल पे चला गया तो वहां पर CO2 प्रोड्यूस हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि जब ATP ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी मेटाबोलाइज करेगा तो वहां पर CO2 प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो CO2 प्रोड्यूस एट O2 कंज्यूम्ड एट सेलुलर लेवल, ये तो सेल में होगा, ये सेल में होगा। ठीक है,
तो कितना, ये सारा हमारे पास रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी कोशेंट, ठीक है। तो द कोशेंट, इसका मेजरमेंट कैसे होता है सर, रेस्पिरेटरी कोशेंट का? आरक्यू ये है CO2 प्रोड्यूस, कितनी CO2 प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के अंदर। अच्छा, ठीक है, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। प्रोड्यूस तभी होगी जब आप जितनी ज्यादा लेंगे, जितना वर्क करेंगे, ठीक है। तो वो मेजर कहाँ से हो रही है, हमारे गैस एनालाइजर सिस्टम। हाँ, तो गैस जब ऑक्सीजन CO2 बाहर निकलेगी वो, ठीक है। और कितना O2 आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों अंदर क्या होगा, CO2 एक्सपायर्ड एंड O2 कंज्यूम्ड। तो एक बार आप CO2 लेते हैं, ठीक है, O2 लेते हैं और CO2 तो बाहर निकालेंगे, है ना, समझ के बात को। तो आरक्यू इंडिकेट टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, यानी अब ये डिपेंड करेगा किस टाइप के सबस्ट्रेट के साथ आप मेटाबॉल, यानी कि कौन सा सबस्ट्रेट आपको एनर्जी दे रहा है। सबस्ट्रेट है, जैसे कि हमने बताया था कि दे आर द 3 प्राइमरी सोर्सेज ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी, वन इज इमीडिएट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर इमीडिएट के लिए कौन सा सबस्ट्रेट यूज हो रहा था, ATP PC, शॉर्ट टर्म के लिए ग्लाइकोलिसिस, एंड फास्ट और लॉन्ग टर्म के लिए फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर अब यही बता रहा है कि आरक्यू जो है रेस्पिरेटरी कोशेंट है, वो किस टाइप के सब्सटेंस को, यानी कि किससे हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है। यानी कि फैट वर्सेस कार्बोहाइड्रेट बीइंग मेटाबोलाइज्ड, ठीक है। यानी कि फैट या कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो रहा है तभी उससे ATP का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि 0.7 व्हेन फैटी एसिड आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आरक्यू कितना होगा, देखो ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनको याद रखना, दीज आर द कांस्टेंट वैल्यू। अगर आरक्यू, इफ आरक्यू इक्वल टू 0.7, यानी कि हमें कहां से एनर्जी मिल रही है, फैटी एसिड, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, फैट, यानी कि क्रेब साइकिल में वो चल रहा है कुछ, यानी कि एरोबिकली एनर्जी को हम मेटाबोलाइज कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन इट इज 1, यानी कि CHO, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ग्लाइकोलिसिस सिस्टम इज प्राइमरी एनर्जी सोर्स, ठीक है, ठीक है। एंड कैन एक्सीड 1, और उससे ज्यादा भी जा सकता है, ड्यूरिंग हैवी नॉन स्टेडी स्टेट, मैक्सिमल एक्सरसाइज ड्यू टू इंक्रीज रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक CO2। इससे ज्यादा जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक CO2, ठीक है। तो यहां पर RER का फॉर्मूला, RER को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, यानी कि RER प्लस 4 इंटू लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम पर मिनट इक्वल्स टू कितना कैलोरी आप एनर्जी बर्न कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। यानी कि एनर्जी फ्रॉम RER, यानी कि 1 RER में कितनी एनर्जी को आप बर्न कर रहे हो। तो क्या कर रहा है, RER डिटरमाइंड बाय गैस एनालाइजर, जैसे कि मानिए कि हमारा RER निकला 0.75, यह है वी कैलकुलेटेड वाया VO2 max टेस्ट, ठीक है। तो अब हमने रखा फॉर्मूले में, तो 4 प्लस 0.7 इक्वल्स टू 4.75, तो लीटर ऑफ ऑक्सीजन कितनी, उतनी देर में हमने कितना 3 लीटर ऑक्सीजन भी कंज्यूम करी, तो मल्टीप्लाइड किया गया 14.25 किलो कैलोरी पर मिनट, यानी कि हम अगर 30 मिनट एक्सरसाइज करेंगे तो कितनी देर कितनी एनर्जी हम कंज्यूम करेंगे, दैट इज 427 किलो कैलोरी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो these are the factors and parameters where researches should be done, ठीक है। यानी कि हमें अपने डिटरमाइन करना है ये सारी चीजें कि कैसे कैसे ये चीजें हम अपने किस जगह पे निकाल कर क्या चीजें रख सकते हैं, ठीक है। फिर इसी के बाद क्या है कि एस्टिमेटिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर फॉर होल डेज, जो हम डाइट बनाते हैं, डाइट पार्ट चार्ट बनाते हैं, न्यूट्रिशन का काम होता है, वो यहीं से होता है कि हम टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ द डे निकालते हैं, जिसमें कि रेस्टिंग से लेकर, मतलब मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का उनका पूरा शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम RER तो हमें मिला 0.75 हमने निकाल लिया, ठीक है, यानी कि 14.25 किलो कैलोरी पर मिनट की हमें रिक्वायरमेंट है, यानी कि इतनी कैलोरी हमको हर मिनट हमारी बर्न होनी, चाहे बैठे हो चाहे खड़े हो, ठीक है। पर एक्टिविटी के दौरान ये डिफरेंट कंजप्शन होगा, ठीक है। और ये RER से था, और VO2 से अगर हम देखेंगे, VO2 में से देखेंगे तो इट इज 1 लीटर पर मिनट ऑफ O2 इज इक्वल टू, यानी कि 1 लीटर पर मिनट अगर ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं तो कितना किलो कैलोरी बर्न हो रही है आपके साथ, 5 किलो कैलोरी पर लीटर,
दीज आर द कांस्टेंट इक्वेशंस। अच्छा। ठीक है, तो VO2 max इज लीटर पर मिनट इक्वल्स 3, यानी कि 3 × 5 यानी कि 15 किलो कैलोरी पर मिनट आप बर्न कर रहे हो। अभी आप बैठे बैठे 15 किलो कैलोरी बर्न कर रहे हो, ठीक है, विदाउट एनी डूइंग एनी वर्क। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास है मेटाबॉलिक एनर्जी इक्विवेलेंट। अब 1 MET निकालते हैं, तो 1 MET मल्टीप्लाइड बाय कितनी बार हमने वर्कआउट किया, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी कॉस्ट, जो एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी कॉस्ट है वो कितना है, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी इक्विवेलेंट, यानी कि 1 MET इक्वल्स टू एनर्जी कॉस्ट एट रेस्ट। ठीक है, 1 MET इक्वल्स टू 3.5 मिलीलीटर kg पर मिनट। ठीक है, 3 MET 10.5 मिलीलीटर किलोग्राम पर मिनट एंड 8 MET इक्वल्स टू 28 मिलीलीटर किलोग्राम पर मिनट। ये हमारा, ठीक है, मैक्स मतलब कि मेटाबॉलिक एनर्जी इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो अब ये सारी जितनी भी सारी चीजें बताई आपको, वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड, लैक्टेट थ्रेशोल्ड, मेटाबॉलिक है, ठीक है, रेस्पिरेटरी कोशेंट, तो अब इनको हम कहाँ से इंप्रूव कर सकते हैं, हमारे कुछ बेसिक ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअलिटी, स्पेसिफिसिटी, फिट का प्रोटोकॉल है, ठीक है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रोटोकॉल है, ये सारे आप लोगों ने पढ़े हुए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर पीरियडाइजेशन है, हार्ड एंड इजी है, रिवर्सिबिलिटी है। ठीक है, तो ये सारे प्रोग्राम हम अपने स्टेडी स्टेट और लैक्टेट थ्रेशोल्ड को इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास सेड है, सेड प्रिंसिपल, ये बहुत अच्छा है, यानी कि स्पेसिफिक एडाप्टेशन टू इम्पोज्ड डिमांड। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर सेड प्रिंसिपल लगाते हैं, यानी कि क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस एलिसिएट स्पेसिफिक एडाप्टेशन टू एलिसिएट स्पेसिफिक ट्रेनिंग इफेक्ट, यानी कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग दोगे तो स्पेसिफिक इफेक्ट दिखाई देंगे। ठीक है, यानी कि जैसे कि 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम लिए हमने, 1 इज अ स्विमिंग, 1 इज एन ओनली रनिंग। हमें क्या इंक्रीमेंट करना था, VO2 max टेस्ट किया गया, तो क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल, स्विमर्स हु स्वयं 1 आवर पर डे मल्टीप्लाइड, यानी कि 1 घंटा पर डे करता था, 1 वीक में 3 बार। ठीक है, फॉर 10 वीक शोज ऑलमोस्ट नो इंप्रूवमेंट इन रनिंग VO2 max, यानी क्या कहा है कि स्विमिंग VO2 इंक्रीजेस 11%, पर रनिंग से क्या हुआ, VO2 max इंक्रीज ओनली 1.5%। तो विच ट्रेनिंग बेटर इज, स्विमिंग। ठीक है ना, तो इसी तरीके से ये हमारे कुछ पैरामीटर्स है जहां पर हमें एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में रिसर्चेस की जरूरत है। ठीक है, जरूरी नहीं कि अगर हमारा एथलीट स्विमर नहीं है तो स्विमर ही स्विमिंग करेगा, हमें तो सिर्फ VO2 max, यानी कि अगर 100 मीटर का स्प्रिंटर है या लॉन्ग जंपर है या रेसर है, जो भी है, तो अगर हम स्विमिंग दें उसको और डिफरेंट ट्रेनिंग ऑफ इंटेंसिटी दे प्रोवाइड करें, तो ये सारी चीजें वहां पर हमें दिखाई देंगी। ठीक है, फिर रिवर्सिबिलिटी की ट्रेनिंग है, यानी कि ट्रेनिंग इफेक्ट गेन थ्रू एरोबिक ट्रेनिंग एंड आर रिवर्सिबल थ्रू डी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कराना है, डी ट्रेनिंग कराना है एंड रीट्रेनिंग कराना है, तो दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, रेस्पॉन्स टू ट्रेनिंग, हाई वर्सेस लो रेस्पॉन्डेंट, हाई को लो में डालना है, लो को हाई में डालना है ना। जैसे ही आप लो ट्रेनर्स को हाई के ग्रुप में डालते हो तो उनकी ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली रैपिडली इंक्रीज होती है, ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी स्किल्स भी इंप्रूव होती है, दैट इज द रेस्पॉन्ड टू ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये देयर आर द कुछ डिटर्मिनेंट हैं जो हमारे एंड्योरेंस के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं, यानी कि O2 डिलीवरी, ठीक है, जो VO2 max है दैट इज ओनली द परफॉर्मेंस मेजर। ठीक है, कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन इज द ओनली परफॉर्मेंस मेजर। अब सोचो क्यों, सोचो, because in the presence of only and only oxygen the ATP is metabolized, there is a lot of ATP in our muscles, but क्या हो रहा है कि removal of O2 and removal of CO2 and production of CO2, ये इसमें कमी आ रही है। ATP तो बॉडी में बहुत स्टोर है ना, तभी हमारा क्या हो रहा है, लैक्टेट थ्रेशोल्ड का पॉइंट जल्दी आ रहा है, उसी को ही हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो VO2 max जो है हमारा परफॉर्मेंस का बेसिक मेजर्स है, और दूसरा क्या है, लैक्टेट थ्रेशोल्ड। जितनी हमारी O2 कैपेसिटी होगी उतना हम लैक्टेट थ्रेशोल्ड को
डिले कर सकते हैं अपनी ट्रेनिंग से, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर्स प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ फॉर मैक्सिमल एरोबिक पावर ऑफ VO2 max, ठीक है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, ये आप लोगों के पास प्रोटोकॉल सभी को मिल जाएंगे, ठीक है। कि मिनिमल रिक्वायरमेंट क्या है एंड डिजायरेबल रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो मिनिमल में वर्क मस्ट इन्वॉल्व लार्ज मसल ग्रुप, ठीक है। रेट ऑफ वर्क मस्ट बी मेजरेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल, टेस्ट कंडीशन शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड, टेस्ट शुड बी टॉलरेटेड बाय मोस्ट पीपल, ठीक है। एंड डिजायरेबल रिक्वायरमेंट क्या है, मोटिवेशन नॉट अ फैक्टर, एंड स्किल इसमें की जरूरत नहीं है, ठीक है। VO2 max में हमें कोई स्किल जरूरत नहीं, बस खाली ट्रेनिंग प्रोटोकॉल को फॉलो कर लो, आपकी VO2 max को हम ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर देंगे, ठीक है। तो अब VO2 max के लिए कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, हमने कल भी बताए थे आपको। ग्रेडेड, अभी यहाँ पे हम लोग रखते हैं ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्टिंग, यानी कि 1 ग्रेड पर हम चेक करेंगे, 2 ग्रेड पर चेक करेंगे, 3 ग्रेड पे, यानी कि इंक्रीमेंटल ग्रेड, ठीक है। यानी कि स्ट्रेस जो है हमारी, वो हम स्ट्रेस को बढ़ाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेड 5 ग्रेड 1 जब हम 2 पे अचीव कर लेंगे लैक्टेट थ्रेशोल्ड, तो 3 के ग्रेड पे जाएंगे, 3 को अचीव कर लेंगे तो 4 पर जाएंगे। इस तरह से लैक्टेट थ्रेशोल्ड की वैल्यूज को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो टिपिकल वेज हैं हमारे पास कुछ मेजर करने की VO2 max के लिए, यानी कि ट्रेडमिल वॉकिंग एंड रनिंग, साइकिल एर्गोमेट्री, आर्म एर्गोमेट्री एंड स्टेप टेस्ट। तो ये हम कुछ टेस्ट कराते हैं, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज अचीव हुई हैं, ठीक है, कि किससे सबसे ज्यादा, कौन सी ट्रेनिंग से सबसे ज्यादा VO2 max को अचीव किया गया। तो सबसे ज्यादा 100% VO2 max इज अचीव किस, कौन सी ट्रेनिंग, अपहिल रनिंग। तो अपहिल रनिंग जो है वो 100% इफेक्टिव है टू अचीव 100% ऑफ VO2 max। हॉरिजॉन्टल रनिंग 95 to 98%, अपराइट साइकिलिंग, सुपाइन साइकिलिंग, आर्म क्रैंकिंग, आर्म एंड लेग्स ओनली एंड स्टेप टेस्ट 90%। ये जो हमारे पास है कुछ पहले से ही सारे टेस्टेड मेजर्स हैं, ठीक है। जहां से हमें पता चलता था कि ये टेस्ट करेंगे तो यानी कि यहाँ एथलीट हमारा 100% ऑफ VO2 max को अचीव कर लेगा, यानी कि वो मक्कारी नहीं कर सकता है बीच में कभी भी, ठीक है। टाइप ऑफ मैक्सिमल ट्रेडमिल साइकिल, यानी कि कांस्टेंट स्पीड विद ग्रेड चेंजेस। ये नॉर्टन का पैरामीटर है, ब्लेक का है, HPL का। HPL इज हाई परफॉर्मेंस लेबोरेटरीज, अमेरिका की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की, यानी कि HPL हाई परफॉर्मेंस लेबोरेटरी। इन्होंने भी अपना एक प्रोटोकॉल दिया, यानी कि 5 to 8 माइल पर आवर एंड 2.5% ग्रेड पर हम उनको टेस्ट कर सकते हैं, VO2 max को अचीव ले सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट ग्रेड विद स्पीड इंक्रीमेंट्स, चेंजिंग ग्रेड विद स्पीड, ठीक है। ब्रूस का मॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड ब्रूस, ये प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। साइकिल एर्गोमेट्री, यानी कि 1 to 3 मिनट स्टेज विद 25 to 60 स्टेप इंक्रीमेंट इन वॉट्स। ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं VO2 max को टेस्ट करने के, ठीक है। तो ये नॉर्टन टेस्ट के हमारे पास जो पैरा हमारे पास विजिबल दिखाई देते हैं, ठीक है। नॉर्टन है, ब्रूस है, ब्लेक है, ए स्ट्रैंड है, ठीक है। तो क्राइटेरिया यूज टू डॉक्यूमेंट मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक इज प्राइमरी क्राइटेरिया। इस प्राइमरी क्राइटेरिया क्या है, इट शुड बी 2.1 मिलीलीटर kg पर मिनट, यानी कि 100 मिलीलीटर पर मिनट इंक्रीज विद, यानी इतना हमारे पास ये इंक्रीज होगी, यानी कि 2.5% ग्रेड के साथ चलेंगे, ठीक है। और सेकेंडरी क्राइटेरिया क्या होंगे, यानी कि ब्लड लैक्टेट शुड बी राइज्ड 8 up to 8 मिलीमोल पर लीटर। RER should be increased 1.15 and increase in heart rate. Increase in heart rate to estimated max for age of plus minus 10 blood BPM ब्लड प्रेशर पर मिनट, ठीक है। तो और इसको हम टेस्ट किस पे करते हैं, बॉर्ज स्केल पर, ठीक है। जो इट शुड बी इक्विवेलेंट टू 17, लेस देन और इक्वल्स टू 17, ठीक है। बॉर्ज स्केल एक फटीग स्टेट है, ठीक है। फटीग स्टेट है, यानी कि हम मेजर करते जाएंगे, उनसे पूछते हैं कितने लेवल पे आ गए हो, 5 लेवल पे अभी हमें थकान नहीं हो रही, ठीक है, ओके। अब थोड़ी देर बाद स्पीड बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ाई, अब कितना लेवल लग रहा है, थकान की लेवल है, बताया अभी 8 दिख रही है, अभी हम कंटिन्यू कर लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड बॉर्ज स्केल, ठीक है। ये हमारी क्लासिफिकेशन है मैन और वुमेन की VO2 max की, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन, यानी कि AVO2 डिफरेंसेस, यानी आर्टीरियल
आर्टरीज में ऑक्सीजन और वेंट्रिकल्स में ऑक्सीजन, डिफरेंस को चेक करना। स्ट्रोक वॉल्यूम मैक्स, हार्ट रेट मैक्स एंड VO2 मैक्स, ये सारे इंक्रीज होते हैं, यानी कि आर्टीरियल VO2 मैक्स, VO2 जो डिफरेंशिएशन है वो इट इज इन लीनियर फैशन। स्ट्रोक वॉल्यूम जो इमीडिएट इफेक्ट देता है, हार्ट रेट बढ़ के फिर डाउन जाता है, और VO2 मैक्स इट रीचेस अप टू हाईएस्ट लिमिट। ठीक है, तो हमारे बेसिक ट्रेनिंग गोल्स क्या होने चाहिए, वो क्या है, इंक्रीज, हमें यानी ध्यान फोकस कहाँ पे रखना है, फोकस रखना है इंक्रीज इन VO2 मैक्स यानी और रेज लैक्टेट थ्रेशोल्ड। 3 मेथड है हमारे पास, वन इज इंटरवल मेथड, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस रनिंग, हाई इंटेंसिटी कंटिन्यूअस एक्सरसाइजेस। ठीक है, समझ गए। तो इंटेंसिटी अपीयर्स टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंप्रूविंग VO2 मैक्स। इंटेंसिटी का फैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट है करता है हमारे VO2 मैक्स को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो मॉनिटरिंग इंटेंसिटी, एक्सरसाइज इंटेंसिटी को हम कैसे मेजर करेंगे, इट इज इन हार्ट वाया हार्ट रेट। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट हार्ट रेट परसेंटेज मैटर, यानी कि अगर हम देखें 60 to 90% ऑफ हार्ट रेट मैक्स। ठीक है, यानी कि हार्ट रेट रिजर्व मेथड, ये 2 मेथड है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड कार्बोनियन मेथड। बहुत अच्छा मेथड है ये हार्ट रेट को डिटरमाइन करने के लिए, बहुत स्पेसिफिक है। ठीक है, दूसरा क्या है, पेस मेथड। ठीक है, अदर इज इन परसीव्ड एक्सर्शन। परसीव्ड एक्सर्शन इज आल्सो सेम एज पर बॉर्ड स्केल, यानी कि कितना ज्यादा डिफिकल्टी आपको हो रही है, परसीव महसूस कर रहे हो, एक्सर्ट हो रहा है। एंड द अदर इज ब्लड लैक्टेट। ठीक है, यानी कि ब्लड लैक्टेट अगर हमें मेजर करने का तरीका नहीं है तो हम इन सारे अदर चीजेस, अदर कंपोनेंट को भी हम यूज कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव मेथड, दीज आर सम सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव मेथड्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, एस्टिमेटिंग मैक्सिमल हार्ट रेट, इसको भी छोड़ो। ठीक है, हार्ट रेट एंड VO2 मैक्स का डायरेक्ट हमारा कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये है रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, यानी कि वेरी वेरी लाइट 19, ये दैट इज बोर्ड स्केल भी है, और ये परसीव्ड एक्सर्शन का हमारा रेटिंग स्केल है। हम प्लेयर के आगे जब हम उसके साथ कराते हैं तो उससे हमेशा जैसे एक्सरसाइज की इंटेंसिटी और वेट बढ़ाते हैं तो उससे पूछते हैं कि अभी बताइए क्या आप एक्सर्ट कर रहे हो, तो वो ये इसके हिसाब से हम दिखते हैं। ठीक है, तो देन आफ्टर इंटरवल ट्रेनिंग फॉर VO2 मैक्स। ठीक है, टाइप ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग, ये आपका सारा पूरा का पूरा आएगा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, कि किस तरह की इंटरवल ट्रेनिंग होगी और कैसे इंटरवल ट्रेनिंग को आप इंप्लीमेंट करोगे, एंड गाइडलाइन फॉर इंटरवल ट्रेनिंग। अब इंटरवल ट्रेनिंग में करा तो रहे हो, पर इंटरवल ट्रेनिंग में क्या है कि हमें किस पर्टिकुलर एनर्जी के पैरामीटर, यानी कि एनर्जी एक्सपेंडिचर और एनर्जी प्रोडक्शन के पैरामीटर्स को लेना है, यानी कि हम ATP PC वाले के लिए काम कर रहे हैं, यानी एरोबिकली वर्कआउट कर रहे हैं या एनारोबिकली कर रहे हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, है ना, कि एनर्जी प्रोडक्शन किस पथवे से हो रही है, उसके किसके लिए हम कर रहे हैं, यानी कि हम टॉलरेंस इमीडिएट काम के लिए कर रहे हैं, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, या लॉन्ग ड्यूरेशन की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो ये सारे हमें यहाँ पर दिखाने, यानी कि वर्क और रिकवरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी आप ATP PC फैक्टर को ले रहे हो तो उसके अंदर उसके बीच में वर्क और रिकवरी का रेशियो होना चाहिए 1:3, यानी कि अगर 1 मिनट की वर्क कर रहा है तो 3 मिनट का आपकी रिकवरी होनी चाहिए, यानी तभी ये ATP PC स्टोरेज अगेन रिफिल होंगे। ठीक है, लैक्टेट में क्या है, 1 मिनट का वर्कआउट है तो आप 2 मिनट का ब्रेक दे सकते हो, और एरोबिकली करो तो 1:1 के बीच में, यानी 1 मिनट का वर्क 1 मिनट का रेस्ट। ठीक है, रेप्स क्या हो सकते हैं उसमें 23 से 25। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंटरवल ट्रेनिंग की गाइडलाइन है अकॉर्डिंग टू हमारे पैरामीटर्स जो एनर्जी सिस्टम्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम कैसे इंटरवल ट्रेनिंग को मेजर करें। स्लो लॉन्ग डिस्टेंस की अपने अलग कहानी है। ठीक है, यानी कि लो इंटेंसिटी में 57% ऑफ VO2 मैक्स टू 70% के बीच में हमें सारा काम करना है, लॉन्ग एंड स्लो डिस्टेंस। ठीक है, तो हाई इंटेंसिटी कंटिन्यूअस एक्सरसाइजेस, यानी कि 80 to 90% की वैल्यूज पर हमें काम करना है। ठीक है, ड्यूरेशन शुड बी 25 to 80 मिनट्स। ठीक है, ट्रेनिंग इंटेंसिटी एंड इंप्रूवमेंट ऑफ VO2 मैक्स। ठीक है, तो देखिए दिस इज द ट्रेनिंग इंटेंसिटी
और दैट इज द VO2 max। तो कैसे इंप्रूवमेंट आपको दिख रहा है, ठीक है, एज पर द VO2 max एंड एज पर द ट्रेनिंग इंटेंसिटी, ठीक है। प्रेडिक्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पीक रनिंग वेलोसिटी, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग मैक्सिमल एरोबिक पावर में क्या क्या है हमारे पास, दो फैक्टर है, वन इज इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। सो दिस विल बी द लास्ट स्लाइड फॉर द डे, ठीक है, जहां पर हम दो फैक्टर हैं, ये फैक्टर हमारे पूरे फंक्शन और स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। जेनेटिक, जेंडर, बॉडी कंपोजिशन, मसल मास, एज, पैथोलॉजिकल, ठीक है, पैथोलॉजीज यानी कि आपकी मेडिसिन मतलब मेडिकल हिस्ट्री जो है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक में क्या है, एक्टिविटी लेवल, टाइम ऑफ द डे, स्लीप डिप्राइवेशन एंड डाइटरी इनटेक, ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ये सारे फैक्टर हैं जो हमारे एरोबिक पावर्स को इंक्रीमेंट करते हैं और मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं, जिन्हें कॉज एंड इफेक्ट का जो पैटर्न है वो यहीं से निकलेगा, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आज फॉर टुडे इट इज़ एनफ फॉर यू, बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करते रहेंगे। एंड इफ फॉर द वाइल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टुडे सेशन, प्लीज यू कैन आस्क फ्रीली। No question? Okay. Thank you very much. Have a good day. सर उच्चारण क्लास हो जाएंगे।